हे ब्यूटीफुल पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद अनु रानी के ऊपर। और अभी तक हम पॉलिटी साथ में लेके चल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पीटी 365 यानी कि सारा का सारा करंट अफेयर जो है वो मैं आपको आरआरपी के अंदर कराऊंगी, रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर प्रीलिम्स के अंदर। और मैंने सोचा था क्यों ना सब्जेक्ट वाइज उसको करवाते हुए आगे बढ़ूँ, राइट। जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी के साथ में पीटी करवाती हुई आगे चले जाऊँगी, बट ये सोचना काफ़ी गलत था। रीज़न बिहाइंड कि बहुत सारी पीटीज ऑलरेडी आ चुकी है, पॉलिटी की आ चुकी है, इकोनॉमी की आ चुकी है, एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो, और अब कल्चर की भी आ चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी को पॉलिटी के साथ कवर करवा दूंगी, इकोनॉमी को फरवरी में आपका इकोनॉमी के साथ में कवर करवा दूंगी। डेली हो सके तो डेली एक वीडियो डाल दूँ सुबह सुबह, या फिर हो सके तो एक दिन छोड़ के एक वीडियो तो आप लोगों के लिए लेकर ही आऊँ, तभी हम इसको कवर कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर वही हो जाएगा कि समरी टाइप में कवर करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ एक एक रिवीजन भी आप लोगों को करवाऊँ, और एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट के साथ कराऊँ। लेकिन क्योंकि कल्चर जो है वो काफ़ी, ऐसा भी नहीं है कि कल्चर को आप सिर्फ एंशंट के साथ पढ़ेंगे, मेडिवल के साथ पढ़ेंगे, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि अभी स्टार्ट करवा देती हूँ, राइट। काफ़ी आसान भी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि पहला ही जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें मोन्यूमेंट्स को पढ़ना है। यानी कि जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई किला हो गया, कोई यहाँ पर हमारा कोई भी, जैसे आप दिल्ली में ही देख सकते हैं, रेड फोर्ट को देख सकते हैं, या फिर आप जो टॉम्ब्स वगैरह होती हैं जैसे हुमायूं टॉम्ब, उन्हें देख सकते हो। तो ये सब क्या है, इन सबको मोन्यूमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट टेम्पल। इनके साथ में मोन्यूमेंट्स के साथ में एक्चुअली में पावर तो रिलेटेड होती है, बट रिलीजन इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है। जब टेम्पल की बात आती है और आर्किटेक्चर की बात आती है, तो आर्किटेक्चर क्या है कि इनको किस प्रकार से बनाया गया था, तो वो हमें पढ़ना होगा। और टेम्पल्स के कौन कौन से मंदिर हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो ये सब हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी का सब टॉपिक है पहला, जिसे बोलते हैं डी लिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। डी लिस्टिंग का क्या मतलब होता है? डी लिस्ट होने का मतलब होता है कि एक वस्तु जो पहले किसी एक लिस्ट का भाग थी, वहां से उसको हटा देना। तो उसे हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? डी लिस्टिंग। हटा देना उसे बोलते हैं डी लिस्टिंग। और मॉन्यूमेंट्स की डी लिस्टिंग हो रही है। मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको समझा ही दिए हैं, पावर से रिलेटेड है, किसी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पर्सन ने बनवाया होगा एक समय पे, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनवाया होगा, बट नॉट रिलेटेड टू रिलीजन जर्नली, ठीक है। हो सकता है कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट में मिल जाए जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो रिलीजन से भी रिलेटेड हो, बट जर्नली जब मैं बोल रही हूँ तो ये अप्लाई होता है। नाउ हमें क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है? देखिए अभी अभी क्या हुआ था ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब मैं न्यूज़पेपर आपको पढ़ाती थी तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से कवर भी किया था, आप लोगों को पढ़ाया था। तो एएसआई जो होता है इंडिया का, उन्होंने 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, यानी सेंटर के द्वारा जो प्रोटेक्टेड थे, जिसमें से 24 अनट्रेसेबल मोन्यूमेंट्स में वो आते थे, उनमें से 18 को हटा दिया है। देखिए अब इन सब शब्दों का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एएसआई क्या है, राइट। फिर हम देखेंगे कि ये अनट्रेसेबल जो मोन्यूमेंट्स है इनका अर्थ क्या होता है। फिर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट का क्या मतलब है। तो एएसआई हमें समझ में आ गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पुरातात्विक विभाग जो है भारत का, उसकी बात हो रही है, जो कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पुरातात्विक, पुरा का क्या मतलब होता है? प्राचीन, जिसको हम खुदाई करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसका कुछ हमें आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं, उससे हमें कुछ तथ्य मिलेंगे जिनसे हम एक रिजल्ट जो है उस पर पहुंच सकते हैं कि ये किस समय का होगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन डेटिंग वगैरह हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उनको समझने के लिए। नाउ ये कह रहे हैं कि सेंटर के द्वारा प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट 24 ऐसे मोन्यूमेंट हैं जो आज के टाइम पे अनट्रेसेबल हैं। ट्रेस करने का क्या मतलब होता है? किसी को पीछा करना, किसी को ढूंढना। अनट्रेसेबल यानी कि है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे, प्रोटेक्शन में थे बट अब नहीं है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों नहीं है। एक तो वेदरिंग ही हो सकता है। वेदरिंग यानी कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि वेदरिंग, जिसके अंदर विंड्स होती हैं, जिसके अंदर सन का टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर इसमें हम एक लेंगे, जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन होगी यानी कि रेनफॉल होगी। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े से बड़े चट्टानों को भी तोड़ती रहती हैं लगातार।
वाटर हो गया, नदियाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें तोड़ती रहती हैं। वो कितने प्रकार की है, केमिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल वेदरिंग क्या है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर कोई चीज़ ऐसे की ऐसे खड़ी है और वो नेचुरली भी समय के साथ में डिग्रेड होती जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। सो यही बात है कि ऐसे ख़त्म हो गए होंगे। दूसरा रीज़न है कि लोगों को उतनी ज़्यादा समझना होनी, आम इंसान जो है, देखिए जब सांची वगैरह के स्तूप भी मिले थे ना, तो उससे पहले क्या हुआ था कि हम देख पाते हैं सांची का स्तूप तो आज भी खैर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, उससे भी बड़ा था अमरावती का स्तूप। और स्तूप क्या होते हैं, जहाँ पर जो बुद्धा के रिलिक वगैरह हैं, उनकी डेथ के बाद में उनसे बिलोंगिंग का जो सामान था उनको दबा दिया गया था, और फिर उसको ऐसे माउंड की शेप में हम स्तूप वगैरह को देख पाते हैं, राइट। तो बुद्धिज़्म से रिलेट हो जाते हैं, हालांकि थे ये बुद्धिज़्म से पहले भी, बट आज के समय पे, और क्योंकि उनको एक होता है ना कि आपने पब्लिसिटी ही इतनी कर दी कि वो आपके नाम के साथ में रिलेट हो गया, तो उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा लॉर्ड बुद्धा के लिए कर लिया गया कि उसके बाद से वो बुद्धिज़्म से ही रेलिवेंट हो गए हैं। तो हम देख पाते हैं कि जब लोगों को नहीं पता होता है ना, तो अमरावती का जो स्तूप था वहाँ से ईंटें निकाल निकाल के, पत्थर निकाल निकाल के, ऐसे चुरा चुरा के लोग ले जाते थे। तो वही हाल यहाँ पर भी हुआ होगा। हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंस का इतना ना पता हो, प्रोटेक्शन उसकी ना हो रही हो, लोगों को जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ी हो वहाँ पर जो जो दिख रहा हो वो आसपास के लोगों ने ले लिया हो, मे बी फॉर कंस्ट्रक्शन, मे बी फॉर किसी अदर पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, किसी और कारण के लिए भी लिया जा सकता है। सो ये चीज़ें हैं। तो खैर ये डीलिस्ट हो गई हैं, बेसिकली नहीं है आज वो समय में। तो कौन कौन से नहीं है, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या फंसाएगा प्रीलिम्स का, बोलेगा कि 2024 तक कौन कौन से मॉन्यूमेंट को नया लिस्ट कर लिया गया है। तो उसमें 3 मॉन्यूमेंट्स तो वो होंगे जो है एएसआई में, और उनमें से 1 या 2 डाल देगा, जैसे कि कोस मीनार 13, गुनेर बुरखिल टॉम झांसी में जो है उसको डाल देगा, तेलिया नाला, इनमें से कोई एक डालेगा जो कि वाराणसी में है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको तो हटा दिया गया है, तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मेनली 3 को ही याद रखना है। कोस मीनार जो 13 है हरियाणा में, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, ये एक्चुअली में शेर शाह सूरी जब ग्रांड ट्रक बना रहे थे, जीटी रोड जो था उन्होंने बनवाया था, तो उसी समय पे बनवाई गई थी। यानी कि हम देखेंगे मिड 16th सेंचुरी के आसपास में, 1530 से 1540 के 45 के आसपास में, ठीक है। तो उस समय पे ये बनी है। देन यहाँ पर तेलिया नालिया रूल्स है, तेलिया नाला के नाम से उसके जो थोड़े थोड़े रुइंस बचे हुए थे। रुइंस क्या होता है, बचा हुआ होना, मलबा टाइप में, यानी कि कुछ तो बचा हुआ था वहाँ पे, बेशक टूटा फूटा हो, कुछ तो था, वो आज नहीं बचा हुआ है। तो ये इनको हटा दिया गया है। अब एक ये भी है कि क्योंकि इनको प्रोटेक्ट कैसे करें, ये अनट्रेसेबल है, और इसमें नेशनल जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो गई है अब। तो हम देख पाते हैं कि कोस मीनार के बारे में हमने पढ़ दिया। देन डिसीजन ये किसने बनाया है, हम देखेंगे कि देखिए पहली बात तो ये शब्द जो है ना, ये एक्चुअली में एएसआई का जो एक्ट है उसके अंदर पाया ही नहीं जाता है। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और बिकॉज एएसआई जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ही आता है। हेडक्वार्टर देखेंगे एएसआई का तो न्यू दिल्ली में ही देख पाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगेन बना था 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आती है, एक बहुत ही प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर ये प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह को, जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज में हमारे काम आते हैं। मैंडेट की बात करें किस तरीके से ये चलती है, राइट, तो रेगुलेट करती है सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को पूरी कंट्री में, और कि कौन इनको शक्ति देता है रेगुलेट करने की, इसके लिए हमें 2 एक्ट दिखाई देते हैं। पहला है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट AMASR, जो कि 1958 में बना था। दूसरा है एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, जो कि 1972 में बना था। तो जो एंटीक्विटीज़ एक्ट है ये कौन सा होता है, इसको हम देखते हैं कि 1972। अब ये कुछ चीज़ें ना आपको याद रखनी चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना है, 1972 में बना है, तो वो क्या कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट कब बना है, 1972 में करा। तो ऐसे आप 1972 में जो हुआ है ना उसको रिलेट कर लेंगे ना, तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो ये एक आपको याद रखना है। नाउ इंचार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो ये क्या करते हैं, जो भी सेंटर के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उनको मेंटेन करने का और प्रोटेक्ट करने का जिम्मा इनका होता है। सेक्टर तो बस नोटिफाई करता है, आगे का पूरा काम कौन करेगा, एएसआई करेगा। और इसमें साइट्स भी आती हैं, वे साइट्स जो इंडिया के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस की हो, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी वगैरह में आती हो, तो हाँ
ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सेंट्रली जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता हो, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। अब हमें पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट या जो वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें कल्चरल भी आती है, उसमें एनवायरमेंटल भी आती है, राइट। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नाउ डीलिस्टिंग कैसे होती है? डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि अब वो कोई भी कंजर्वेशन, एक तो कोई संरक्षण उनको नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन सुरक्षा नहीं मिलेगी, मेंटेनेंस जो है वो भी नहीं मिल पाएगी, यानी कि जो आपको वहाँ पर प्रबंधन करना है वो भी नहीं मिलेगा। और किससे नहीं मिलेगा? ASI से नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहा है? सेक्शन 35 ऑफ AMASR एक्ट जो कि 1958 में बना था। एक बार जो साइट या जो भी मॉन्यूमेंट है अगर वो डीलिस्ट हो जाता है तो वहाँ पर रेगुलर कंस्ट्रक्शन एंड अर्बनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उस एरिया में प्लेस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अब इसको आप लोग रिलेट करो एनवायरमेंट से। अगेन एनवायरमेंट से क्यों रिलेट करके बता रही हूँ, याद हो जाए। देखिए, एनवायरमेंट में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक तरीके के बायो रिजर्व होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि आउटर एरिया होगा, देन उसके अंदर कोर एरिया तक हम जाते जाएंगे, देन हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। हमें समझ में आता है कि बहुत सारा एरिया एक्चुअल जो नेशनल पार्क होता है उसके आसपास का, ये नेशनल पार्क है लेकिन इसके इतने आसपास तक के एरिया में कोई अर्बनाइजेशन की परमिशन नहीं होती है। आप रिसर्च वगैरह के लिए बस अंदर आ सकते हो, स्टडी करते हो तो अंदर आ सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे घर बना के रह रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। सेम कुछ सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट याद है ना, EIA, कि कोई भी चीज़ आपको अगर पास भी करवानी है, आप कुछ बनाना चाहते हो तो आपको एनवायरमेंट असेसमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर कल्चरल असेसमेंट टाइप ऑफ की चीज़ होती है कि आप कोई भी मॉन्यूमेंट के आसपास में, इतने एरिया के पास में जो पहले से बसे हुए हैं ऑब्वियसली 1958 से, वो अलग बात है, बट उसके बाद में आप क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी अर्बनाइजेशन या कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ नहीं बना सकते हो जिसकी वजह से मॉन्यूमेंट को नुकसान होगा, राइट। लेकिन अब डीलिस्ट हो गया तो क्या हो गया? रेगुलर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, अर्बनाइजेशन एक्टिविटीज़ भी लगातार चल सकती हैं। तो एक तरीके से ये जो एक्ट है AMASR एक्ट, जो कि ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड और क्या था यहाँ पर हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन। तो ये एक्ट क्या बोल रहा है? ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर वेदर एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन हैव सीज टू बी ए नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पर अगेन मिनिस्ट्री कर रही है। तो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया। उनकी एडवाइस पे कौन उनको नियुक्त करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। सो किसका भाग है? गवर्नमेंट का भाग है। कौन सी गवर्नमेंट का भाग है? सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग है। तो वही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में शक्ति होती है कि वही इसको क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। अब ये यहाँ से फिर से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे यहाँ पर बस ASI लिख देंगे कि ASI के पास में शक्तियाँ है, एक्ट दे रहा है कि वो इसको डिक्लेयर करे। तो ये आपको याद रखना है कि ASI का काम कोई डिक्लेरेशन वगैरह का नहीं है, उसका काम है सेकेंडरी। सेकेंडरी से हमारा क्या मतलब है कि जब यहाँ पर पहले तो सेंटर जब इम्पोर्टेंट घोषित कर देगा किसी चीज़ को तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब सेंटर डिक्लेयर कर देगा कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलिस्ट हो गया, तो अब उसका प्रोटेक्शन देना छोड़ देगा। तो वो एक बैक फ्रंट जो है उस पे काम कर रहा है, बैकफुट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो सामने काम कौन करता है? सामने काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ देयर इज नो टर्म called missing monuments in AMASR Act and term only came into existence as it was used by CAG audit team। तो कंप्यूटर एंड जो ऑडिटर जनरल होते हैं उनकी टीम ने जब अपनी रिपोर्ट बनाई थी तब इस जो शब्द है मिसिंग मॉन्यूमेंट का, इसका इस्तेमाल किया था। अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स में भी हम वहाँ पर फाइंड करेंगे, बट मिसिंग मॉन्यूमेंट का कोई भी शब्द ऐसा इस एक्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है। देखिए, दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं डीम्ड यानी कि ऑटोमेटिकली उनको वो स्टेटस मिल रहा है। डिक्लेयर्ड यानी कि उनको डिक्लेयर करके दिया जा रहा है। डीम कैसे मिलेगा? देखिए, ये है सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 जो है AMASR एक्ट का, वो कहता है कि ऑल एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय
इन दोनों एक्ट में से अगर किसी को डिक्लेयर किया जाता है तो वो डीम का स्टेटस ले लेगा। पहला क्या है, एंशंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे 1958 वाला अमेंडमेंट वर्जन, लेकिन उससे पहले का जो एक्ट है और उसके अकॉर्डिंग अगर डिक्लेयर किए जा चुके हैं तो क्या हो गए, वो डीम्ड के स्टेटस में आ गए। देन ये कह रहा है कि बाय सेक्शन 126 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें तो जब मैम आपने तो यूनियन टेरिटरी पढ़ाया था तो बताया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना था 1958 के अंदर में, तो वो तो क्या कर रहा था, स्टेट को अलग अलग कर रहा था। हम देखते हैं कि कभी यहाँ पर जो शुरुआत होती है तो बॉम्बे को और गुजरात को अलग कर दिया जाता है, और उसमें से हम मध्य प्रदेश वगैरह को देख पाते हैं कि वो भी निकल रहा है। फिर यहाँ पर हरियाणा उत्तराखंड निकाल देते हैं पंजाब से। तो ये तो इस तरीके से बनाया गया था लिंग्विस्टिक स्केल पे। तो यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस कहाँ से आ गई, देखो यहीं पे फंसने का पॉइंट होता है कि जब आपका अगर डीम्ड का स्टेटस है ना, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो रहा है, तो उसके स्टेट के अंदर भी तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, तो उन्हीं मॉन्यूमेंट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस इसके सेक्शन 126 के तहत भी दी जा सकती है, ये याद रखना है। डिक्लेयर तो कौन करेगा, हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है, और उनको भी अपना एक ऑफिशियल गैजेट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा उसमें वो लाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है कि वो सेक्शन 3 में ना हो। कौन से सेक्शन 3 में ना हो, यही AMASR एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डीम्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर उसको डिक्लेयर नहीं माना जाएगा। ये फर्क होता है डीम्ड एज वेल एज डिक्लेयर का। अब वो प्रीलिम्स में क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन यहाँ रख देंगे, इसकी यहाँ रख देंगे, और 2 ऑप्शन और देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनमें से कितने ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे। तो आपको ध्यान से याद रखना है, खास करके जो तथ्यों को वो फ्लिप कर देते हैं उस पैटर्न से बचना है। नाउ लीगल फ्रेमवर्क की थोड़ी सी बात कर देते हैं कि भारत में ऐसा क्या क्या हुआ है, क्या क्या हमने आज तक किया है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो अभी मैंने आप लोगों को DPSP पढ़ाया, नहीं पढ़ा है ना तो वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छे से DPSP आपको समझ में आएगा। आई कैन गारंटी दिस, मैं आपको पूरी की पूरी गारंटी दे सकती हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे DPSP क्या है, क्यों, कौन कौन से DPSP हैं, कैसे उनको लागू किया जाता है, फंडामेंटल राइट के साथ में उनका क्या रिलेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ में क्या रिलेशन है। जब उसको समझ जाएंगे तो ये तो समझना फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ आर्टिकल 49 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 49 इज अ DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंटल प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ पर स्टेट का क्या मतलब है, एज अ कंट्री का, इंडिया एज अ कंट्री की हम बात करें, कह रहा है कि स्टेट को बोलता है कि आपको जो भी प्लेसेस है, जो भी जगहें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है, तो उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर वो पूरी कंट्री में कहीं पे भी लगता है ना, तो आपका काम है कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। और इसी को इन्फोर्स करने के लिए लाया जाता है एक्ट। Ancient Monument and Archaeological Sites and Remain Act 1958 provide for preservation of ancient historical monument, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर रेगुलेट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड प्रोटेक्ट स्कल्पचर एंड कार्विंग। तो स्कल्पचर्स वगैरह क्या होते हैं, जो आपको जैसे कि मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं, आपने कोई खुदाई की, अब उसमें बहुत तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं। उसमें हम देखेंगे कि किसी का स्केल्टन मिल सकता है जिनको वहाँ पर दबाया गया था, उसी के साथ में हम देखेंगे कोई मटके वगैरह दिख सकते हैं, घड़े वगैरह दिख सकते हैं जो बुरियल्स वगैरह के अंदर में। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके ऊपर किस प्रकार की जो पोट्री है, पोट्री इसको बोला जाता है, वो किस प्रकार का किया गया है। क्या वो रेड वेयर पोट्री है तो हम उसको अलग काल से जोड़ देंगे कि ये तो उस समय पर की जाती थी। फिर हम दूसरे तरह के उसके ऊपर पैटर्न देखेंगे, ब्लैक के, ग्रे के, तो हम उसको ग्रेवेयर पॉटरी के अंदर में डाल देंगे, ये अलग चीज़ है। फिर इसी में हो सकता है कि हमें कोई स्कल्पचर दिख जाए, कोई मिट्टी का, कोई मेटल का, कुछ भी स्कल्पचर। जैसे कि हम हड़प्पा में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि एक घोड़ा गाड़ी बनाई गई है, कालीबंगन से मिलती है, ठीक है, तो वो बनी हुई है, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का स्कल्पचर हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि स्कल्पचर के साथ साथ में अगर कोई कार्विंग मिलती है, किसी चीज़ के ऊपर कोई डिज़ाइन भी बना हुआ है, तो उन चीज़ों को भी बहुत ही संभाल के बाहर निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनका प्रोटेक्शन नहीं करोगे, नहीं, ईच कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, आर्कियोलॉजी में अगर वो मिल रही है आपको किसी जगह की खुदाई करने के बाद में, और उसका सब्सटेंस जो है वो हिस्ट्री की किसी न किसी चीज़ के साथ में लग रहा है,
तो आपको उसको संभाल कर रखना होगा। नाउ सेक्शन 4 इसका बोलता है एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट, ये हमने पढ़ ही लिया है। फिर हम देखते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी NMA, अगेन एनवायरमेंट से इसको आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या देखा था, नेशनल जो टाइगर अथॉरिटी है तो उसको हमने देखा था, तो NTCA को देखा है हमने, वो बनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में, और उसका काम क्या है, टाइगर्स को प्रिजर्व करने का। ये बनी है मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, यानी कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आती है। बनाया गया है इसको AMASR के तहत में, और ये 2010 जब ये बनी थी तो 2010 में इसको बनाया गया था। अब इसका काम वही हो जाता है, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना मॉन्यूमेंट्स को, और मैनेज करना है प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज को, क्योंकि केवल ASI पे इतनी सारी मॉन्यूमेंट्स है, इतनी सारी जगहें हैं, इतने सारे फंक्शंस हमने देख लिए कि उसको आर्कियोलॉजी करनी भी है, जो चीज़ें मिल गई हैं उनको संभाल के भी रखना है। तो इन सारी चीज़ों को, काम को थोड़ा डेलीगेट कर दिया गया, काम को इनके साथ में बांट दिया गया है, ताकि ये भी आसानी से और इफेक्टिवली जो काम है वो हो सके। अब इसमें ग्रांट परमिशन इनको मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के, प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड एरिया वगैरह में, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो उनको परमिशन ये दे सकती है। बट अगेन वही क्या होगा कि आपको सारी की सारी कंडीशंस को पहले फुलफिल करना होगा। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब हम देखते हैं दूसरे सब टॉपिक को, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। पहली बात तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जब इनोग्रेट किया गया था, हमने तभी भी इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर से पढ़ा था, ये कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एज ए न्यू कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का राजगढ़ बिहार के अंदर में उसका इनोग्रेशन हो चुका है। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो हमें पता है एक एंशियंट यूनिवर्सिटी थी जो ज़्यादातर बुद्धिज़्म से फिर रेलिवेंट हो गई थी, और ये जो यूनिवर्सिटी थी ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी फॉर इंडिया कि यहाँ से बाहर से लोग भी पढ़ने के लिए इस समय आते थे। इसमें हॉस्टल भी था, रेजिडेंट भी एक समय पे यहीं पे होता था। फिर हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा को, ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय करना चाहा कि लोगों के पास में तो एजुकेशन ही बहुत है, और जब तक आप एजुकेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक तो लोगों को, मतलब आप हरा ही नहीं सकते हो। किसी भी पॉइंट पे आप लूट के ले जाओ, वो फिर से कमा लेंगे, फिर से बना लेंगे। सो ऐसा कुछ करके उसने इसको तोड़ा, उसको जलाया, और ये बोला जाता है कि 1 महीने तक कंटिन्यूसली जो नालंदा है वो जलती रही। तो खैर इसके प्रूफ, इसके तथ्यों पे हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि नालंदा को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, दोबारा से उसको जिंदा किया जा रहा है। तो रिवाइव करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसको जाना जा रहा है सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, और साथ ही में एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस भी है। अब नेट जीरो ग्रीन कैंपस का क्या मतलब है कि यहाँ से जितनी कार्बन निकल सकती है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो कार्बन निकलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करेंगे, आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, तो कार्बन तो निकलेगी। बट कैंपस में इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना कि जितनी आप कार्बन निकालेंगे उतनी ही वो क्या हो जाएगी, कैंपस का जो हमें कैंपस दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो उसको अपने अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि नेट जीरो, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर में कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होगी। इट इज़ लोकेटेड नियर द एंशंट नालंदा रुइंस, जहाँ पर हमारी जो एंशंट नालंदा है उसके जो बचे हुए रुइंस वगैरह बचे हुए हैं उनके पास में ही इसको बनाया गया है, और इसको बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में। अब 2010 में एक और चीज़ बनी थी, क्या बनी थी, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। तो ये भी हमें देखता है कि कैसे AMSR एक्ट जो है 2010 में ही उसको बनाते हैं। अब हम देखते हैं इट इज़ लोकेटेड नियर द एंशंट, अच्छा ये पढ़ लिया है। द डिसीजन एट द सेकेंड ईस्ट एशिया समिट, देखो फिलीपींस के अंदर 2007 में डिसीजन लिया गया था इसको बनाने का, और बोले थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको हम बेसिस दे दिए थे कि किस तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे, हालांकि ये तब बन नहीं पाया था। अब देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंशंट नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो महावीरा के नाम से भी जानी जाती। विहार का क्या मतलब था, वीरा नहीं विहार। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती थी, एक विहार होते थे और एक हम देख पाएंगे कि सोने वगैरह के लिए, रुकने वगैरह के लिए हम देखते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड ही टर्म है ये, ठीक है। तो महाविहार, विहार का क्या मतलब होता है, एक छोटा प्लेस जहाँ पर आप रह सकते हो, जहाँ पर आप एजुकेशन जो है अपनी प्रोवाइड करवाएंगे। महा का क्या मतलब हो गया, जैसे कि महा बड़ा है, ग्रेट है। तो इसको जो एस्टैब्लिशमेंट की थी एंशिएंट टाइम पे, तो वो 5वीं सेंचुरी CE के अंदर हम देखते हैं, और ये लगातार चलती रही थी 12वीं ईस्वी तक, ठीक है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, गुप्ता कुमारा 1 के द्वारा। तो यहाँ पर 1 और 2 से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो कुमार गुप्ता 1 हम इनको देख पाएंगे। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये एक मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी थी, यानी कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, नन्स वगैरह जो होती हैं, या फिर हम देखेंगे कि जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी वहाँ पर
रहने वाले लोग थे। मोनेस्टिक का मतलब समझ रहे हैं ना, वो लोग जो धर्म को पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए थी। महाविहारा था रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग। इसके अंदर स्तूपा भी हमें मिलता है, शराइन भी मिलती है। इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क इसमें हमें 3 तरीके का मिलता है, स्तूपकों का, स्टोन का एंड मेटल का। एजुकेशनल एक्सीलेंस की बात करें तो मेजर डिसिप्लिन यहाँ पर वेद पढ़ाए जाते थे। थेरावेदा जो कि अगेन ए ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, ये हमें मिलता था, जिसका मतलब ही था द वे ऑफ एल्डर्स इन पाली। फिर हमें यहाँ पर महायान बुद्धिज्म को भी पढ़ाया जाता था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुद्धिज्म जो था वो एक ही था। तो हम देखते हैं बुद्धा एक ही थे, लेकिन उनके डेथ के बाद में बुद्धिज्म अलग अलग भागों में बट गया। अब एक बटता है महायान, एक रहता है हीनयान, और तीसरा रहता है यहाँ पर थेरावेदा। थेरावेदा क्या था कि जो मतलब बेसिकली जो वुमन होती थी उनको यहाँ पर क्या करता था, इंडल्ज करता था। उनके द्वारा लिखे गए जो भी कविताएं थी, गाने थे, उसमें सब कुछ वो थे, संगीत था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि महायाना बुद्धिज्म, और ये एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे। कह रहे थे कि नहीं मैं रियल बुद्धिज्म का जो पाथ हूँ वो हूँ, फिर हीनयान बोल रहे थे नहीं नहीं मैं रियल हूँ। लेकिन यहाँ पर सारे ही पढ़ाए जा रहे थे। तो आप आज के समय का एक तरीके से जेनू मान लो कि अलग अलग है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी एक ही जगह पर, एक ही साथ में सब कुछ समझो। तो मीन्स अ ग्रेट व्हीकल हम यहाँ पर देखते हैं। देन वज्रयाना बुद्धिज्म देखेंगे, जिसमें तांत्रिक बुद्धिज्म की यहाँ पर बात होती है। फाइन आर्ट, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता था। एडमिशन कैसे होता था? बाय द मेरिट। अगर आप योग्य हैं तो एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, ट्रेंड गेट कीपर वहाँ पर लगाए गए हैं, और उसके बाद में ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। एक लाइब्रेरी भी यहाँ पर थी जिसको धर्मागुंज के नाम से जाना जाता था, या फिर माउंटेन ऑफ ट्रूथ। अब इसके अंदर 9 मिलियन किताबें थी जो 9 फ्लोर्स तक लगी हुई थी, और इसीलिए बोला जाता है कि 1 महीने तक ये जलती रही, क्योंकि इसमें इतनी किताबें थी। 9 मिलियन समझ रहे हैं आप? ऑलमोस्ट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 9 करोड़ किताबें, और ये 9 फ्लोर्स पे लगी हुई थी। 9 फ्लोर यहाँ पर बने हुए थे और वहां पर लगातार वो लगी हुई थी। तो इसी को बोला जाता था धर्मागुंज, यानी कि माउंटेन ऑफ ट्रूथ। पेट्रॉन्स की बात करें जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, तो किंग हर्षवर्धना जो कन्नौज के रहे हैं, उन्होंने इनको हर्षा एम्पायर जिन्होंने बनाया भी था 7th सेंचुरी के अंदर में, जो कि एक लास्ट हम बोलेंगे कि एक लास्ट इस तरीके का एम्पायर था जो हमें लग रहा था कि मेडिवल इंडिया के अंदर जो एंशिएंट टाइम है उसके अंदर वो प्री मेडिवल इंडिया जिसको हम बोल सकते हैं उसमें था। उसके बाद पाला रूलर्स जो थे 8th एंड 12th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने भी इनको संरक्षण दिया। ये भी बोला जाता है कि किंग अशोक जो थे उन्होंने चैत्य जो था शरीफ पुत्रा का, उसको ऑफरिंग दी थी नालंदा में, और वहाँ पे एक टेम्पल भी बनवाया था। हालांकि ये 1205 के अंदर इसको तुर्किश जनरल जो था बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में वो इसको जला देता है, मतलब बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय कर देता है 1205 में। ये ईयर याद रखने की कोशिश करना है, याद ना भी रहे तो बख्तियार खिलजी किसके अंडर में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ये अंडर में थे, ये ज़रूर याद रखना है। रीडिस्कवर इसको फिर से किया गया सर फ्रांसिस बुचानन के द्वारा अर्ली 19th सेंचुरी में। ये कौन थे? ब्रिटिशर थे। रिकॉग्नाइजेशन इनके जो रूइंस थे नालंदा को, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ऑलरेडी स्टेटस मिल चुका है 2016 में। यूनेस्को का मतलब ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका वही बात है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालनी होती है। अब जब निकालती है तो 2 तरीके से निकालेगी, एक एनवायरमेंटल से और एक निकालेगी कल्चरल। एनवायरमेंट में भी क्या करेगी? नेचुरल भी निकाल सकती है, आर्टिफिशियल भी निकालेगी। और यहाँ पर क्या निकालेगी कल्चरल में? तो हम देखते हैं जो कल्चर से हिस्ट्री से रेलिवेंट है किसी भी कंट्री में, और हेरिटेज साइट में रखा क्यों जाता है उनको? इसी वजह से रखा जाता है सो दैट उनका प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो बढ़ सके, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और उनको प्रोटेक्ट का जो लेवल होना चाहिए वो भी ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। नाउ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन थी नालंदा के अंदर में? जब हम पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, तो नालंदा जो है वो एक्चुअली में बुद्धा के द्वारा भी विजिटेड किया गया था। तो गौतम बुद्ध जो थे या फिर सिद्धार्थ की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर गए थे। स्क्रिप्चर्स एंड मोगालना 2 यहाँ पर क्या दिखते हैं, सॉरी स्क्रिप्चर नहीं, सरीपुत्रा एंड मोगालना, ये 2 बुद्धा के चीफ डिसिपल थे, यानी कि इनके जो शिष्य होते हैं और जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाले होते हैं, तो वो क्या थे, वो भी इनके साथ में आए थे यहाँ पर और नालंदा के रीजन में रहे भी थे। जैन टेक्स्ट की अगर हम माने तो जैन धर्म जो है वो कहते हैं कि महावीरा वर्धमना
स्पेंट एज मैनी एज 14 रेनी सीजर इन नालंदा। अब ये क्या मतलब है, देखो जब भी यहाँ पर जैन धर्म हो या फिर बुद्ध धर्म हो तो ये माना जाता था कि जब भी बरसात होती है ना तब आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये हर साल हर टाइम पे ट्रैवल ही करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बारिश का समय आता था तो ये लोग या तो चैत्य जिनको बोला जाता है वहाँ पर रुक जाते थे जो कि प्रेयर्स वगैरह के लिए, या फिर ये जो विहार होते थे, मोस्टली विहार जो होते थे वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, रुकना पसंद करते थे। अब इसी में अजंता वगैरह के जो हम गुफाओं की बात करते हैं वहाँ पर भी उन्होंने उनको एज अ विहार की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये अब जैन धर्म का समझ में आता है, उनको लगता था हिंसा नहीं करनी चाहिए, रेनी मौसम है, आप लोग वैसे ही नहीं आगे बढ़ पाओगे। फिर बहुत सारे जो कीट होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी इस बरसात के समय पे बाहर निकल जाते हैं, तो ठीक है उनको भी इस्तेमाल करने दो। बुद्धिज़्म भी कहीं ना कहीं अहिंसा को मानता था, बोलता था कि अहिंसा परमो धर्म। तो वही बात है कि अहिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ हिंसा ना हो। दूसरी बात, आप खुद के लिए भी यहाँ पर बरसात का जो मौसम होगा उसमें ट्रैवल नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही अर्जेंट है कुछ है तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो वही बात है 14 रेनी सीजन नालंदा मतलब लगभग 14 साल वो रहे हैं, क्योंकि रेन कब होती है, तो मानसून में होती है या फिर विंटर में होती है। तो अगर हम देखें कि एक साल में वो दो बार भी रह रहे थे तो 7 साल रहे होंगे या 14 साल रहे होंगे। ये कौन बताता है, महावीर की यहाँ पर बात हो रही है जो कि 24वें तीर्थंकर थे यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ के प्रोमिनेंट टीचर्स को देखते हैं। तो आर्यभट्ट यहाँ पर पढ़ाते थे जो कि मैथमेटिशियन के रिनाउंड ऑथर जो है उनको माना जाता है कि आर्यभट्ट, हमारी जो एक मिसाइल भी है वो भी हम देखते हैं उसके नाम पे रखी गई है। इन्होंने जीरो की इन्वेंशन की थी, इन्होंने पढ़ाई भी की और साथ ही साथ में नालंदा में पढ़ाया भी था। फिर हम नागार्जुना को जानते हैं, ये एक महायाना फिलोसोफर थे। तो नागार्जुना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब बुद्धिज़्म और यहाँ पर बुद्धिज़्म को ही पढ़ेंगे बेसिकली तो नागार्जुना के बारे में जान पाएंगे। नाउ दिनग्गा, ये स्कूल ऑफ लॉजिक के यहाँ पर फाउंडर थे। धर्मपाल एक ब्राह्मण स्कॉलर थे, ये भी आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो मोस्टली ये सभी बहुत ही प्रोमिनेंट टीचर है, बहुत ही फेमस रहे हैं, इन सब के नाम आपने सुने ही होंगे। देन हम देखते हैं अभाया करागुप्ता, ये एक रिनोर्ड तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे जो कि साइमल्टेनियसली यहाँ पर महाबोधि को भी पढ़ाते थे, अबोर्ट करते थे। नालंदा में विक्रमशिला मोनेस्ट्रीज वगैरह के अंदर भी ये जाते थे। तो देखो एक समय पे सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं थी, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ थी। विक्रमशिला भी हम देख पाते हैं। फिर हम अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो अफगानिस्तान में तक्षशिला को भी देख पाएंगे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक टाइम पे काम करती थी। द थिंग इज़ कि अभी हम नालंदा के बारे में पढ़ रहे हैं बिकॉज नालंदा वॉज वेरी मच फेमस, काफ़ी बड़ी भी थी और काफ़ी फेमस भी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे। देन हम देखेंगे नारोपा के बारे में। अब ये तांत्रिक लीनिएज जो था तिब्बतन ट्रेडिशन का, उनसे बिलोंग करते थे और ये हेड ऑफ नालंदा भी रह चुके हैं 1049 से 1057 में। तो एक तरीके से प्रिंसिपल जैसे आज का कंसेप्ट होता है कुछ वैसा यहाँ पर है। अब फॉरेन स्कॉलर्स और ट्रेवलर जो आए हैं तो देखिए चाइना से कुछ लोग आए हैं, कोरिया से आए हैं, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से स्कॉलर्स आए हैं पढ़ने के लिए। बच्चे आए हैं एज अ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर रहे हैं और पढ़ के गए हैं। फिर हम चाइनीज स्कॉलर में जैसे कि आई जिंग को देखेंगे तो देखिए ये जो क्यू होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन यूजुअली वहाँ पर एक्स की तरह होती है और जब ये एक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर सी की तरह, ची की तरह इनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो फिर हम यहीं पे देखेंगे जुआंग जेंग को भी जो कि नालंदा में 7th सेंचुरी के अंदर में आते हैं। फिर च्वान जेंग जो थे उन्होंने योगा शास्त्रा पढ़ा था नालंदा के अंदर और वंडर चांसलर शिलाभद्रा जो हाईएस्ट अथॉरिटी योगा के अंदर में थे, तो ये योग पढ़ के यहाँ से जाते हैं। आर्किटेक्चर फीचर की बात कर लेते हैं तो नालंदा जो है वो कुषाण स्टाइल में बना हुआ है। अलग अलग स्टाइल होते हैं, नालंदा अलग होता है, सॉरी नालंदा मैं बोल रही हूँ, नदन जो स्टाइल है वो अलग हमें देखने को मिलता है। फिर नीचे हम द्राविड़ा को देख पाते हैं, फिर इधर अलग देख पाएंगे जो कि थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ में जाएंगे तो आप उसमें भी अलग अलग बुद्धा की फॉर्म हमें देखने को मिलती है। ग्रीक से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। फिर कुषाण जब आते हैं तो कुषाण अपने तरीके का, मतलब जब एक जगह के हिसाब से हमने बांट दिया, नॉर्थ साउथ में हमने पार्टीशन कर दिया है, फिर उसी में जो राजा आ रहे हैं वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा बदलाव ला रहे हैं तो वो उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो कुषाण स्टाइल जो है वो हम देखेंगे। इसके अराउंड में हमें कोर्टयार्ड मिलते हैं, यानी कि
जो मैदान होते हैं या पार्क वगैरह जिनको बोला जाता है वो दिखते हैं। और नॉर्थ साउथ एक्सेस पे इनको ज़्यादातर बनाया गया है। विहार जो है रेजिडेंशियल स्कूलर की बिल्डिंग जो होती थी, और चैताज जो टेम्पल्स होते थे ये भी हमें मिलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि कुआनी कुनेक्सियल 5 फोल्ड फॉर्म है चैताज की, जो कि रीजनल टेम्पल्स को भी इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देती है। आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अर्लीस्ट प्लेन्ड यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले आप खुद ही सोचो, 400 कुछ हम की बात कर रहे हैं कि 400 कुछ में इसको बनाया गया था। आज हम 2000 में जी रहे हैं, आज से लगभग 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि 1500 1550 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इतने साल पहले पहली बार प्लान करके किसी यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है, दैट इज़ ए क्वाइट बिग थिंग। इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट जो आर्ट थी मलयान आर्कियोप्लूजो वगैरह से। मलयान का क्या मतलब है, आज के टाइम का जो मलेशिया है वहाँ पे, ये वहाँ से भी इन्फ्लुएंस थी। नेपाल में, म्यांमार में, तिब्बत वगैरह में, तो ये सब भी हम देख पाते हैं यहाँ पर। नाउ अनेबल ट्रांजिशन फ्रॉम महायाना टू वज्रयाना बुद्धिज्म थ्रू इट्स आर्ट। तो महायान से जो वज्रयान, जो तांत्रिक जो हमें बुद्धिज्म की एक फॉर्म दिखाई देती है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और ज़्यादातर तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये आर्ट को देख पाते हैं। अलग अलग जो ये आर्ट हमें स्क्रिप्चर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे हम समझ पाते हैं। इसी को स्टूको आर्ट ऑफ नालंदा महावीरा भी बोला जाता है, जिसमें आपको क्या है कि इस प्रकार से पत्थर के अंदर काट के ही, जैसे आजकल के मतलब पुराने जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं उनमें भी तो आप देख पाएंगे ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। एनीवे, स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा महावीरा। ओरिजिन की बात करें तो जो स्कल्पचर है, यानी ये क्या है, ये मूर्तियाँ, इन्हीं को स्कल्पचर बोला जाता है। तो ये नालंदा के अंदर में बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट जो है सारनाथ की, उसी समय से इवॉल्व होनी शुरू हो गई थी। इसमें डिपिक्ट किया गया है क्राउंड बुद्धा को, कॉमनली 10th सेंचुरी के बाद में जो थे। तो इनके ऊपर आप देख पाएंगे कि इनके बाल जो है उनको क्राउन करके थोड़ा थोड़ा सा मतलब करली से बाल दिखाई दे रहे हैं। सिंथेसिस देखेंगे तो 9th सेंचुरी का भी मिलेगा। तो सारनाथ का जो गुप्ता आइडम है और लोकल बिहार के जो ट्रेडिशन है, सेंट्रल इंडियन स्टाइल वगैरह की, ये सब मिल मिला के, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह का मिल रहा है, मिल मिला के क्या दिखाई दे रहा है, हमें थोड़ा सा सिंथेसिस दिख रहा है आर्ट के अंदर। वेरियस ब्राह्मणिकल इमेजेस नॉट कन्फर्मिंग टू सारनाथ स्टाइल हैज ऑल्सो बीन फाउंड एट नालंदा। तो सारनाथ जो कि बिहार के अंदर हम देखेंगे कि एक स्टाइल है ये, कि वो बहुत सारी ऐसी ब्राह्मणिकल इमेजेस थी जो उससे मिलती नहीं थी, लेकिन फिर भी नालंदा में पाई गई हैं। तो हो सकता है कि किसी और रूलर ने वहाँ पर उनको बनवा के भेजा हो, या फिर वो वहाँ पर ही बनाई गई हो, लेकिन कोई और उनको पेट्रोनोज कर रहा हो, पैसे कोई और दे रहा हो, तो ये भी हम देखेंगे। अब नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर की बात करें तो स्टोन, पत्थर कैसा इस्तेमाल हो रहा था, प्रिसाइज फेशियल फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर तो हमने स्टू को देख ही लिया है। प्रिसाइज फेशियल, अब देखेंगे कैसे यहाँ पर नाक बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है, होठों को अच्छे से दिखाया गया, आँखों को, तो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ना, फेशियल के फीचर जो होते हैं फेस के, उनको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। 3D फॉर्म में इनको बनाया जाता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ये कह रहा है कि फेशियल फीचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, 3D में इनको बनाया गया है। डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो गहने वगैरह पहनाए गए हैं, जैसे कानों में आप देख पाएंगे यहाँ पर, या फिर इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनको कुछ कपड़ा भी ऊपर से डाला जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके के, पत्थर का ही है लेकिन काफ़ी डेलिकेट तरीके से, काफ़ी नाजुक तरीके से इनको बनाया गया है, काफ़ी गहराइयों में बनाया गया है। स्कल्पचर को डिटेल्ड में बैक स्लैब हम देख पाएंगे, और मिनिमल क्राउडिंग हम देखेंगे इनके पास में। मतलब एक स्कल्पचर है तो उसके पास में काफ़ी कम चीज़ें रखी हुई हैं, तो क्राउडिंग थोड़ी कम है। मेटल के भी स्कल्पचर यहाँ पर पाए गए हैं, जो कि 7वीं और 12वीं सेंचुरीज के हैं, जो कि पाला पीरियड से हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनिशियली गुप्ता ट्रेडिशन जो सारनाथ का था उसको वो फॉलो कर रहे थे। फिर मथुरा का जो ट्रेडिशन है, मथुरा की आर्ट फॉर्म अलग होती है, क्या होती है, जब कल्चर पढ़ाऊंगी तब समझ लेना, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो मथुरा का स्टाइल थोड़ा अलग है, ये सारनाथ से ही है। फिर मथुरा से भी ये क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फेज होने लग जाता है। अर्ली फेजेस महायाना डेटीज जैसे कि मंजूश्री को दिखाते हैं, अवलोका केतेश्वरा को देखते हैं। लेटर फेज में वज्रयाना डाइटीज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो महायान से वज्रयान जो है वो उठता हुआ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे कि वज्रा श्रद्धा, कानास्पन्ना, तो ये सब हम देखते हैं। अदर बुद्धिस्ट सेंटर जो लर्निंग के थे, जैसे तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में अब लोकेटेड है, इसको भी अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था मिड 19th सेंचुरी में ही। ये अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है, याद करो, 1861 में इन्होंने किसको बनाया था, ASI।
फिर हम देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 नालंदा को भी और तक्षशिला को भी, दोनों को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। नोटेड प्यूपिल्स इंक्लूड ग्रहमीनियन पनीनी यहाँ पर हमें मिलते हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी को लिखी थी। फिर फिजिशियल जीविका हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने, जो कि एक सर्जन भी थे। स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट आर्क चाणक्य को हम देख पाते हैं जो कि ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र थे। तो सब के सब यहाँ से पढ़कर गए हुए हैं तक्षशिला से। देन विक्रमशिला हम देखेंगे जो कि बिहार में ही है और ये एस्टैब्लिश की गई थी किंग धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी। तो ये धर्मपाल जो थे वो हम देख पाते हैं कि कैसे इनको काफ़ी फेमस किंग थे पाला डायनेस्टी के और इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अतिशा दीपांकरा, अब ये रिवाइविंग है बुद्धिज़्म को जो तिब्बत के अंदर रिवाइव करते हैं, तो उनको यहाँ पर देखा गया है। और वसु बंधु जो है वो एलुमिनस रह चुके हैं विक्रमशिला के, तो ये भी यहाँ पर रहे हैं। फिर ओडांतीपुरी, ये भी बिहार में ही एक यूनिवर्सिटी थी जो कि लोकेटेड थी। सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की आफ्टर नालंदा, इसी को बनाया गया। और ओडांतापुरी जो है वो 18th सेंचुरी में बनी थी पाला रूलर गोपाल वन के द्वारा। तो गोपाला जो थे वो एक्चुअली में फाउंडर थे पाला रूल के, जो पाल रूल आता है। तो मैंने तिब्बतियन स्कॉलर जो है वो यहाँ पर पढ़कर गए हैं। देन हम देखते हैं नागा अर्जुना कुंडा। अब ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो आज के समय पे आंध्र प्रदेश में है। आफ्टर नागा अर्जुना जो कि बुद्धिस्ट के खुद के एक डिसिपल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये नाम को रखा गया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवादा, तो शून्यवादा जो है उसकी जो सिद्धांत है उसको प्रोफाउंडर भी थे नागा अर्जुन, तो उसको ये समझाते हैं यहाँ पर, जो कि महायान बुद्धिज्म से ज़्यादा बिलोंग करते थे। रत्नागिरी की बात करें तो ये भी एक राइवल्ड नालंदा हम मान सकते हैं बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, पर्टिकुलरली महायाना और तंत्रयाना वज्रयाना बुद्धिज्म के, मतलब नालंदा के लेवल को टक्कर देने वाली। टुगेदर विथ टू बुद्धिस्ट साइट्स ललितागिरी एंड उदयगिरी। रत्नागिरी जो है वो सेट ऑफ डायमंड ट्राइंगल था बुद्धिस्ट सेंटर का उड़ीसा के अंदर में। तो कौन कौन सा था? रत्नागिरी, ललितागिरी एंड उदयगिरी, ये तीन ऐसी थी जिनको डायमंड ट्रायंगल बोला जाता था ओडिशा में फॉर द बुद्धिस्ट सेंटर्स। अदर भी है जैसे वल्लभी हमें दिखाई देता है गुजरात के अंदर, फिर जग्गा दला हमें बांग्लादेश में दिखाई देता है। एनीवे अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये इनिशिएटिव। बताना, कमेंट करके प्लीज़ बताना कि क्या क्या और किया जा सकता है और क्या आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ देंगे, मुझे क्या पड़ा है, राइट। खैर इट वॉज़ अ जोक। अभी मैं चलती हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए, कल फिर से मिलते हैं। इसके आगे की हम ऐसे ही करेंगे, 2-2, 3-3 जो हैं उनको बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी प्रोसेस करने का टाइम मिले। अब जाके इसको रिवाइज करना है, ठीक है, पढ़ना है, फ्री में अवेलेबल है। विजन IAS की जो आपको वेबसाइट है वहाँ से आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ना है एक बारी, ठीक है, फिर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।